तो आज हम देखते हैं सेक्शन 338 सीआरपीसी सेक्शन 301 लोक अभियोजक के द्वारा हाजिरी। तो किसी भी मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक किसी भी न्यायालय में जिसमें मामला जांच विचारण या अपील के अधीन है लिखित प्राधिकार के बिना हाजिर हो सकता है, अभिवचन कर सकता है। अगर लोक अभियोजक है या सहायक लोक अभियोजक है, इनको यह अधिकारिता है कि ये किसी भी मामले में जिसमें जांच विचारण या अपील चल रही है लिखित प्राधिकार के बिना हाजिर हो सकते हैं और अभिवचन कर सकते हैं। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ अ केस में बी अपीयर एंड प्लीड विदाउट एनी रिटन अथॉरिटी। ठीक है, आगे इसका क्लोज सेकेंड कह रहा है कि किसी ऐसे मामले में यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए किसी अधिवक्ता को अनुदेश देता है तो मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अभियोजन का संचालन करेगा और ऐसे अनुदिष्ट अधिवक्ता उसमें लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देश के अधीन कार्य करेगा और न्यायालय की अनुज्ञा से मामले की समाप्ति में उस मामले में साक्ष्य की समाप्ति पर लिखित रूप में अपने तर्क पेश करेगा। जहाँ किसी व्यक्ति ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई आवेदन किया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर से भिन्न वह अपना कोई अधिवक्ता नियुक्त करना चाहता है, अपने किसी अधिवक्ता को मामले में लाना चाहता है, तो ऐसा जो अधिवक्ता है वो प्लीडिंग कर सकता है। लेकिन प्लीडिंग जब वो करेगा तो जो लोक अभियोजक है और सहायक लोक अभियोजक है उनके अधीनस्थ रहते हुए करेगा, उनके निर्देशों के अधीन ही वह कार्य करेगा। और जब मामले में साक्ष्य की समाप्ति हो जाती है, एविडेंस ले लिए जाते हैं, उसके पश्चात लिखित रूप में अपने जो तर्क हैं वो पेश करेगा, रिटन स्टेटमेंट देगा, अपने जो आर्ग्यूमेंट है उसको रिटन में लिखकर देगा। आगे है सेक्शन सीआरपीसी 302 सेक्शन 339 अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। इसे आपातकालीन उपबंध भी कहते हैं, जहां कोर्ट अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा दे देता है किसी व्यक्ति को। तो किसी मामले में जांच विचारण करने वाला कोई भी मजिस्ट्रेट, ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट है, निरीक्षक की पंक्ति से नीचे की पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति के द्वारा अभियोजन के संचालित किए जाने की अनुज्ञा कर सकता है। अगर पुलिस अधिकारी है तो वो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए और इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी अभियोजन के संचालित किए जाने की अनुज्ञा दे सकता है। किंतु महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसे करने का हकदार नहीं होगा। लेकिन महाधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक से अदरवाइज कोई व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसा कार्य करने का हकदार नहीं होगा। तो अनुज्ञा कौन देगा? अनुज्ञा देगा न्यायिक मजिस्ट्रेट। किसे देगा? पुलिस अधिकारी है तो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति उससे भिन्न किसी व्यक्ति को भी दे सकता है। इसमें प्रोवाइजो बता दिया कि यदि पुलिस के किसी अधिकारी ने उस अन्वेषण में जिसके बारे में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है भाग लिया है तो उसे अभियोजन संचालन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, भले ही वह पुलिस ऑफिसर निरीक्षक की पंक्ति के नीचे का हो। लेकिन अगर उसे किसी अभियोजन में भाग लिया है, किसी अन्वेषण में भाग लिया है जिसमें कि पुलिस का अभियोजन चल रहा है, किसी अन्वेषण में भाग लिया है जिसके बारे में अभियुक्त का अभियोजन चल रहा है, तो अभियोजन का संचालन करने की उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। इसका क्लोज सेकेंड कह रहा है कि अभियोजन का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता के द्वारा ऐसा कर सकता है। जहाँ अभियोजन संचालन की अनुमति किसी व्यक्ति को मिली है वो स्वयं भी कर सकता है और अपने अधिवक्ता के द्वारा भी कर सकता है। तो इसे आपातकालीन उपबंध भी कहते हैं। ठीक है, आगे है सेक्शन 340 सीआरपीसी सेक्शन 303 जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा करने का अधिकार। आर्टिकल 20(1) तो जो व्यक्ति आर्टिकल 20(1) कॉन्स्टिट्यूशन, जो व्यक्ति दंड न्यायालय के समक्ष अपराध के लिए अभियुक्त है या जिसके विरुद्ध इस संहिता के अधीन कार्यवाही संस्थित की गई है, यह उसका अधिकार होगा कि वो अपने पसंद के अधिवक्ता के द्वारा अपनी प्रतिरक्षा करवाए। तो पसंद के अधिवक्ता का अधिकार सेक्शन 340 में दिया गया है, आर्टिकल 20(1) का संरक्षण।
आगे है 304 विधिक सहायता, जो कि यहाँ 341 में दी गई है। कुछ मामले में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता। तो जहाँ न्यायालय के समक्ष किसी विचारण या अपील में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता के द्वारा नहीं किया जाता, इसमें न्यायालय कर दिया। इससे पहले 304 CRPC में सेशन न्यायालय था। तो यहाँ न्यायालय करके मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं या सेशन न्यायालय हैं, ये चीज़ का डिफरेंसेस रख ही दिया। तो जहाँ न्यायालय के समक्ष किसी विचारण या अपील में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता के द्वारा नहीं किया जा रहा है और न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास अधिवक्ता को नियुक्त करने के पर्याप्त साधन भी नहीं है, तो वहाँ न्यायालय अपनी उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर उसे अभिरक्षा अधिवक्ता उपलब्ध करवाएगा। तब न्यायालय उसे राज्य के व्यय पर अधिवक्ता उपलब्ध करवाएगा। राज्य सरकार ऐसे पूर्व अनुमोदन से उच्च न्यायालय के राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन से उच्च न्यायालय का उपधारा 1 के अधीन प्रतिरक्षा के लिए अधिवक्ताओं को चयन का ढंग। ख में ऐसे अधिवक्ताओं को न्यायालय के द्वारा अनुज्ञात की जाने वाली सुविधाओं का। ग में ऐसे अधिवक्ताओं को सरकार के द्वारा संदेह, फीस और साधारण उपधारा 1 के प्रयोजन को क्रियान्वित करने वाले नियम बना सकती है। कौन बनाएगा? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के पूर्व अनुमोदन से। उनकी प्रतिरक्षा करने के लिए अधिवक्ताओं के चयन का क्या ढंग होगा? दूसरा, अधिवक्ताओं की न्यायालय को अनुज्ञात की जाने वाली सुविधाएं और साथ में संदेह, फीस, इसके बारे में राज्य सरकार नियम बना सकती है। क्लोज 3 इसका कह रहा है कि राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा निर्देश दे सकती है कि उस तारीख को जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए उपधारा 1 उपधारा 2 के उपबंध राज्य के अन्य न्यायालय के समक्ष किसी वर्ग के विचारण के संबंध में भी वैसे ही लागू होंगे जैसे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में लागू होते हैं। यहाँ सेशन न्यायालय करके ऊपर का डिफरेंस हटा दिया कि राज्य सरकार के द्वारा दिए गए जो उपबंध हैं वो सेशन न्यायालय के अलावा राज्य के अन्य न्यायालय के समक्ष भी वैसे ही लागू होंगे जैसे सेशन न्यायालय के समक्ष लागू होते हैं। अब है सेक्शन 342 CRPC 305 प्रक्रिया जब निगम का या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है, तब क्या प्रक्रिया होगी? तो इस धारा में निगम से कोई निगमित कंपनी या निगमित निकाय अभिप्रेत है, इसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी ये पूछ लिया जाता है कि रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी से क्या अभिप्रेत है, निगम से क्या अभिप्रेत है। तो निगम से कोई निगमित कंपनी या निगमित निकाय है और रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी अभिप्रेत है। क्लोज 2 इसका कह रहा है कि जहाँ निगम किसी जांच या विचारण में अभियुक्त व्यक्ति या अभियुक्त व्यक्तियों में से एक है, वहाँ जांच विचारण के प्रयोजनार्थ एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति निगम की मुद्रा के अधीन करना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है मामले की जांच या विचारण में। जहाँ निगम का कोई प्रतिनिधि तो हाजिर होता है और वहाँ उस संहिता की इस उपेक्षा का कि कोई बात अभियुक्त की हाजिरी में की जाए, अभियुक्त को पढ़कर सुनाई जाए, बताई जाए, समझाई जाए, इस उपेक्षा के रूप में अर्थ लगाया जाएगा कि उस प्रतिनिधि की हाजिरी में ही की जाएगी। प्रतिनिधि को ही सर्वेसर्वा मान लिया जाएगा, उसी की हाजिरी में सारे काम किए जाएंगे। प्रतिनिधि को पढ़कर सुनाई जाएगी, बताई जाएगी, समझाई जाएगी और किसी उपेक्षा का अभियुक्त की परीक्षा की जाएगी। उपेक्षा के रूप में अर्थ लगाया गया कि प्रतिनिधि की परीक्षा की जाएगी। और जहाँ अभियुक्त के रूप में परीक्षा करनी है, वहाँ जो उसको लीड कर रहा है, जो उसकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होके आया है, उसकी ही परीक्षा की जाएगी। क्लोज 4 इसका कह रहा है कि जहाँ निगम का कोई प्रतिनिधि हाजिर नहीं होता तो वहाँ उपधारा 3 में निर्दिष्ट ऐसी कोई उपेक्षा जो 3 में निर्दिष्ट है वो भी लागू नहीं होगी। ठीक है। क्लोज 5 इसका कह रहा है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली फर्स्ट क्लोज इसका इंपॉर्टेंट है, कि जहाँ निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वह किसी भी नाम से पुकार जाए, जिस निगम में कार्यकलाप का प्रबंध करता है, प्रबंध करने वाले व्यक्तियों में से एक या हस्ताक्षर किया गया तात्पर्य इस भाव का लिखित कथन फाइल किया जाता है कि कथन में नामित व्यक्ति को इस धारा के प्रयोजन के लिए निगम के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, वहाँ न्यायालय जब तक इसकी प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाए उपधारणा करेगा कि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त किया गया है। जैसा हमने एविडेंस दिया कि इस व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वहाँ न्यायालय भी इस बात की प्रिजम्पशन करेगा कि हाँ, इसी व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, जब तक कि कोई प्रतिकूल कथन सामने नहीं आ जाए।
नेक्स्ट है क्लोज 6, यदि यह प्रश्न उठता है कि न्यायालय के समक्ष किसी जांच विचारण में निगम के प्रतिनिधि के रूप में हाजिर होने वाला है कोई व्यक्ति ऐसा प्रतिनिधि है या नहीं, तो इस प्रश्न का उदाहरण किसके द्वारा किया जाएगा? न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरीके से ये सेक्शन थी 342। आगे इम्पोर्टेंट सेक्शन आएगी, वो हम कल करेंगे। सह अपराधी।